नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो एक एक तरीके से ऑनलाइन एसेट होता है, उसका रेगुलेशन इस देश में क्यों नहीं होता है। इस देश में उसका रेगुलेशन से लेकर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है अभी हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन, उसके नियम कानून क्या है, कैसे हमारे देश में ये काम करता है, इस पे हम चिंता डिस्कस करेंगे आज। क्या है ये चर्चा में क्यों है। कल क्या हुआ था कि जो हमारे वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उनसे एक सवाल पूछा गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से कौन, हरीश बालयोगी साहब ने सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन के लिए कोई नियम है कि नहीं इस देश में, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या है उसके कानून, हमें बताइए। तो इसके बारे में तो उस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, क्या कहा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार भविष्य में क्रिप्टो करेंसी की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिए कानून पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडिंग है या बाइंग सेलिंग जो हम जो करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी कोई कानून लाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है भारत सरकार के पास, कोई ऐसा विकल्प नहीं है, अभी चाहती नहीं है भारत सरकार इसको। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या चीज़ें हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी क्रिप्टो करेंसी पर सरकार के रुख पर संसद सदस्य जीएम हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। बालयोगी यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार के पास क्रिप्टो सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए और अधिक नियम लाने का कोई प्रस्ताव है। बालयोगी साहब यही पूछे थे। हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, सरकार से ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन्होंने सरकार से सवाल किया था कि हमारे पास क्रिप्टो सेक्टर को कंट्रोल या रेगुलेट करने का कोई हमारे पास प्रपोजल हो सकता है। सरकार क्या इसके कोई नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी। तो उनका जवाब पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी फ़िलहाल भारत सरकार क्रिप्टो नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान है, कोई प्रस्ताव अभी सरकार नहीं देगी। पंकज चौधरी ने कहा, फ़िलहाल देश में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की जो बिक्री है, यानी कि जो ऑनलाइन जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारी चीज़ों का जो खरीद को जो विनियमित करने का कोई कानून लाने का प्रस्ताव नहीं है अभी। मतलब ऐसी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रेगुलेशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जो जिसे सरकार प्रपोज करना चाहती है, जिसका सरकार प्रपोजल लाना चाहती है, ऐसा कोई कानून अभी नहीं लाया जाएगा। भारत में वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, भारत में अभी फ़िलहाल मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब है जितना भी ऑनलाइन यानी जो वर्चुअल जो एसेट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये जितने भी ऑनलाइन जो एसेट्स हैं, जो वर्चुअल जिसको हम बोलते हैं जो एसेट्स हैं, इनको कंट्रोल अभी फ़िलहाल मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत ही किया जाता है, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ये मुख्य हमारे हैं वर्चुअल सर्विस एसेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही कंट्रोल करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कंट्रोल किया जा रहा है अभी फ़िलहाल इस देश में। उसके लिए कोई स्पेशल नियम कानून नहीं है। जीएम हरीश बालयोगी ने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास भारत के क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में काम करने वाले फर्मों की सही संख्या क्या है। जीएम हरीश बालयोगी ने अब ये भी पूछा कि जो भी हमारा एरिया है, जो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग हो रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग डील कर रहे हैं, वो आप हमें बताइए कि वो जो फर्म है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं, कितने लोग इस बिज़नेस में हैं, इस तरीके का एक्टिविटी को कर रहे हैं। तब इस पर पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि सरकार क्रिप्टो कार्य के बारे में डेटा एकत्र नहीं करती क्योंकि देश में यह क्षेत्र अनियमित है।
सीधा सीधा पंकज चौधरी ने कहा कि हमारे पास कितने फर्म हैं, कितने लोग हैं, कितनी संस्था है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, इसका कोई कोई मतलब गणना नहीं है, क्योंकि इस पे कोई नियम रेगुलेशन नहीं है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। भारत सरकार इस पे कोई नियम नहीं बनाई है, इसलिए इसका संख्या किसी को मालूम नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, और सरकार इसका संख्या को पता भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र अनियमित है, अनकंट्रोलेबल है, अरेगुलर अनरे इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका संख्या कोई पता नहीं कर सकता है। ये सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार इसको करती भी नहीं है। क्रिप्टो विनियमन के लिए भारत की भविष्य की चिंताएं क्या है? कहता है क्रिप्टो रेगुलेशंस। तो अब सवाल बनती है कि अगर अभी फ़िलहाल नहीं है तो क्या आगे कोई किसी प्रकार का कोई इसके रेगुलेशंस के बारे में बात की जाएगी, कोई आगे चलकर कोई नियम कानून इसके लिए बनाया जाएगा? भारत क्रिप्टो कानून बनाने को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि हाँ, क्रिप्टो लीगलाइजेशन या फिर क्रिप्टो के बारे में कानून बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर समान रूप से काम करेगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पर समान रूप से काम करेगा, एक तरीके से काम करेगा, एक तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करेगा। वर्ष 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 समूह के सभी सदस्यों के लिए क्रिप्टो को वैधीकरण यानी लीगलाइजेशन के लिए एक रोड मैप का मसौदा तैयार करने के लिए, यानी उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ सहयोग भी किया है। यानी कि इस पे बात चल रही है दोस्त, इस पे बात चल रही है, इस पे काम हो रहा है। सरकार इसको काम करने की दिशा में काम भी कर रही है। सभी G20 राष्ट्र वर्तमान में एक ऐसे चरण में हैं जहां उनसे क्रिप्टो द्वारा होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है। कहा जा रहा है कि G20 राष्ट्र वर्तमान मतलब एक ऐसी स्थिति में है, सारे G20 देशों, जहां उनसे वो सारे G20 देशों से ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि क्रिप्टो से उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉसेस हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके, उसका पता लगाया जा सके, ऐसा लोगों का अपेक्षा है सरकार से। अगले चरण के रूप में G20 राष्ट्र क्रिप्टो परिसंपत्तियां के लिए किसी भी आवश्यक उपाय पर उचित रूप से विचार करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारण निकायों के साथ काम भी कर रही है। क्या है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो मुद्रा, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो भी कहा जाता है। मुद्रा एक ऐसा रूप है, मतलब करेंसी ही है, एक तरीके से संपत्ति है उसका, मतलब करेंसी का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा फॉर्म है जो डिजिटल रूप में होता है, जो डिजिटाइज रूप में होता है। ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑनलाइन इसका बिजनेस होता है, जो आभासी रूप से मौजूद है या लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। जैसा हमने कहा दोस्तों कि क्रिप्टो एक ऑनलाइन डिजिटल रूप में है, इसका कोई भौतिक, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सेफ और सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है, कोडिंग का उपयोग किया जाता है, पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में होता है। क्रिप्टो करेंसी भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी को विनिमय विनिमय के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत डेटाबेस में संग्रहित किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को जो डिज़ाइन किया गया है वो मीडियम ऑफ मतलब एक्सचेंज के थ्रू किया गया है। मतलब उसका आप मतलब एक कंप्यूटराइज डेटा के रूप में उसको तैयार किया गया है, जिसका कि लेन देन जो होता है वो एक्सचेंज के रूप में होता है। उसका जो भी स्वामित्व होते हैं, उसका जो भी मतलब मालिक होता है, जिसके पास भी होते हैं, जो उसका ऑनर होता है, वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है कि ये इसका इतना रिकॉर्ड है, इसका इतना मालिक है, इसका इतना ये ऑनर है, इतने क्रिप्टो का ये ऑनर है। वो ऑनलाइन एक प्रकार कंप्यूटराइज्ड डेटा में तैयार किया जाता है। इसलिए इसका जो इस तरीके से ये डेटा की कंप्यूटराइज्ड डेटा होने की वजह से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं और एक तरीके के एक्सचेंज के थ्रू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू इनका ट्रांजैक्शंस होता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश की सरकारी एजेंसी द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। सरकार इसे तैयार नहीं करती है। क्रिप्टो करेंसी एक साझा नेटवर्क में कंप्यूटर के माध्यम से फैली एक डिजिटल संपत्ति है।
यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक तरीके का एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। और नेटवर्क की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने सरकारी नियामक निकायों से किसी भी नियंत्रण से बचाती है। कहने का मतलब है कि नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से सरकार की कोई भी रेगुलेटर जो यूनिट है, जो चीज़ों को रेगुलेट करती है, उससे इसको बचा कर रखता है। सरकार की जो रेगुलेटर यूनिट हैं वो इसको कंट्रोल नहीं करती है। यह सिस्टम लेन देन की अनुमति देता है। इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। आप लेन देन कर सकते हैं, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक इकाई का स्वामित्व बदल जाता है। अगर आप इसमें लेन देन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि क्रिप्टोग्राफी जो कोडिंग किया हुआ रहता है उसका ऑनरशिप बदल जाता है। बस क्रिप्टोग्राफिक मतलब इसको एक कोडिंग के रूप में, एक पासवर्ड के रूप में इसको तैयार किया जाता है। जब आप इसको लेंगे तो आपका उसका जो क्रिप्टोग्राफी का जो पासवर्ड है वो आपका बदल जाएगा, इकाई का स्वामित्व बदल जाएगा। कहीं वो क्रिप्टोग्राफी किसी और के नाम से था, अब आपके नाम से आ जाएगा लेन देन करने पर। यह एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा समर्पित है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे आप और हम अगर हम खरीद बिक्री करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी खरीद सकता है, किसी से खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, जैसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। अल सल्वाडोर जून 2021 में बिटकॉइन को एक तरीके से लीगल टेंडर के रूप में दुनिया का पहला देश बन गया था। अब क्रिप्टो करेंसी से संबंधित चिंताएं क्या है, अब इस पर हम बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा करती है। एक बहुत रिस्की चीज़ होता है। इसके पास कोई संप्रभु गारंटी ना होने के कारण ये कानूनी निविदा नहीं है। मतलब इसे कोई कोई एक लीगल टेंडर नहीं है, कोई मतलब एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है। ऐसा कोई अभी इसके पास नहीं है, इसलिए ये रिस्की हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन की लगभग छिपी प्रकृति इन्हें ये ऑनलाइन नेचर की वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी, टैक्स चोरी जैसी एक्टिविटी, आतंक वित्त पोषण यानी कि जो आतंक फंडिंग होता है, जो टेरर फंडिंग होता है, जैसी अवैध गतिविधियों के लिए एक अनुकूल विकल्प बनाती है इसे। मतलब एक बहुत फेवरेबल चीज़ होता है जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स छुपा सकते हैं, या फिर टेरर फंडिंग कर सकते हैं। ये जैसे गतिविधियों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि इसका कोई लीगल टेंडर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसका कोई सेंट्रलाइजेशन पावर नहीं है, डिसेंट्रलाइज रूप में ये होता है। कोई भी खरीदता है, कोई भी बेचता है। क्रिप्टो करेंसी को एक मुद्रा के रूप में प्रत्येक स्थान पर स्वीकार भी नहीं किया जाता है। इनकी कहाँ गया व्याप इनकी सट्टा प्रकृति इनके मूल्य को अत्यधिक अस्थिर होता है। और इसका जो प्राइस होता है दोस्तों, वो भी समय समय पर बदलता रहता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि इसका रेट यही चलेगा, इस रेट से होगा, इस रेट से होगा। क्योंकि इसके बेसिस पे सट्टा बहुत होता है। लोग जुए के रूप में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, इसलिए इसका प्राइस भी अस्थिर होता है, इसलिए ये बहुत रिस्की भी होता है। यदि कोई उपयोगकर्ता अपनी निजी खाते को खो देता है, यदि पर्सनल अकाउंट को अगर कोई यूज़र खो देता है तो उसका उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच भी खो देता है। क्योंकि एक बार इसमें जो पारंपरिक डिजिटल बैंकिंग खाते के विपरीत जो हमारा डिजिटल बैंकिंग जो हमारा अकाउंट होता है बैंकों में, जो इसके ठीक विपरीत इसमें पासवर्ड रीसेट नहीं किया जा सकता। एक बार पासवर्ड डल जाता है तो डल जाता है। एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति को विनियमित नहीं कर सकता है। एक केंद्रीय बैंक जैसे हो गया आरबीआई, एक इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति को रेगुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है। इसलिए आरबीआई अगर चाहे तो इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति यानी कि इसका जो अवेलेबिलिटी है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है, उसको पूरा नहीं कर सकता है। इसका व्यापक उपयोग किसी देश की वित्तीय अस्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। अगर आप इसका हम बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करें, अगर इसको हम हर जगह इस्तेमाल करने का प्रयास करें तो ये हमारे आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं होगा। ये एक खतरा भरा चीज़ होगा, क्योंकि इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके प्राइस का अनस्टेबिलिटी होता है। इसको मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही रिस्की चीज़ होता है।
क्रिप्टो करेंसी के निर्माण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की अत्यधिक खपत होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का जो निर्माण होता है, जो इसको बनाया जाता है, उसमें बिजली भी अत्यधिक खत्म होती है, ऊर्जा अत्यधिक खत्म होता है। इसके किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। बिटकॉइन खनन का कुल बिजली उपयोग, अगर बिटकॉइन खनन का कुल बिजली उपयोग 2018 में अगर बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड जैसे मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था के बराबर था। यानी बिटकॉइन खनन का कुल बिजली उपयोग इस देश में 2018 में स्विट्जरलैंड के जैसे माध्यम आकार, मतलब एक मिडिल साइज एक कंट्री है, उसके उसके एक पूरे देश में जितना बिजली खपत होता है एक साल में, वो बिटकॉइन का कुछ बिजली का उपयोग 2018 में सिर्फ बिटकॉइन के लिए, इसके निर्माण के लिए इतना बिजली खपत होता है। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है और बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ही इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है ये। संभावित प्रोसेस में क्या होता है कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो अल सल्वाडोर था। धन्यवाद, आज का सेशन इतना ही था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया।